आज का सब कुछ ट्रेंड पर चल रहा है। फिल्में, फैशन, न्यूज़, यहाँ तक कि लोगों की राय भी। जो ट्रेंडिंग है वही सेंडिंग है, बाकी सब पेंडिंग है। कल तक जो क्रिएटर्स, एंड बाय क्रिएटर्स मेरा मतलब है हर फील्ड के कलाकार, अपनी अलग पहचान का ढोल पीटते थे, आज वही एल्गोरिदम के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। क्योंकि डर सबको एक ही है, कहीं ऑडियंस आगे ना निकल जाए और हम क्लासिक बनते बनते क्लासरूम में ही ना रह जाएं। अब माहौल ऐसा है कि अगर फिल्मी स्क्रीन पर खून नहीं बहा तो लोग समझते हैं मेकर ने मेहनत ही नहीं की है। खैर, इसमें गलती कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी है। तो ऐसे में जब कोई ऐसा निर्देशक जो गहराई, शायरी और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता रहा हो, अचानक ट्रेंड वाला टेम्पलेट उठाकर हाई वॉयलेंस जोन में एंट्री मार दे, तो दिमाग में तो घंटी बजती ही है। ये क्रिएटिव चॉइस है, मार्केट का प्रेशर है, या फोमो का असर है? क्योंकि आज का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। जितना शौक उतनी टॉक, जितना वॉयलेंस उतना वायरल। पर असली सवाल ये है कि सिनेमा इवॉल्व कर रहा है या सब कुछ बस ट्रेंड के ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, जहाँ दौड़ बहुत है पर दिशा थोड़ी सी कम है। इसी दौड़ का हिस्सा शायद विशाल भारद्वाज ने बनने की कोशिश की है, ओ रोमियो से। लेकिन अब फिल्म को देखकर लगता है कि उनकी तमाम फिल्मों में सबसे कमजोर कड़ी ओ रोमियो ही बन गई है। अब गड़बड़ी हुई कहाँ और कैसे है, और इसके लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये जानते हैं। क्या पता आपको भी इस ट्रेंड की रेस का लूपहोल मिल जाए। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। और रोमियो देखकर एक कहावत याद आ गई थी। वो ये कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडे बाजे। देखिए, जब किसी फिल्म मेकर का नाम एक ही वादा बन जाता है तो उसकी हर नई फिल्म सिर्फ रिलीज नहीं होती है, वो एक टेस्ट की तरह होती है। सालों से कमाए ट्रस्ट का टेस्ट। यही केस है विशाल भारद्वाज का। हिंदी सिनेमा में कुछ ही डायरेक्टर हैं जिनका नाम सुनते ही ऑडियंस को पता होता है कि यहाँ हीरो की एंट्री स्लो मोशन में नहीं होगी, किरदार की आत्मा स्लो बर्न में खुलेगी। यहाँ बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ शोर नहीं होगा, कहानी का सब टेक्स्ट होगा। और यहाँ प्यार भी फूलों के बीच नहीं, खामोशियों के बीच पनपेगा। इसलिए जब इनकी नई फिल्म ओ रोमियो आई तो लोगों ने टिकट कहानी के लिए लिया, सरप्राइज के लिए नहीं। लेकिन फिल्म शुरू होते ही सबसे बड़ा सरप्राइज यही बन जाता है कि कहानी आखिर है कहाँ। शुरुआती मिनटों में ही दिमाग पूछने लगता है ये फिल्म बन क्या रही है आगे। लव स्टोरी, गैंगस्टर ड्रामा, रिवेंज सागा, साइकोलॉजिकल जर्नी, या बस एक मूड बोर्ड। फिल्म हर दिशा में कदम बढ़ाती है पर किसी रास्ते पर चलने का धैर्य ही नहीं दिखाती। और यही उसकी सबसे मूल समस्या है, कमिटमेंट की कमी। विशाल भारद्वाज का सिनेमा हमेशा से प्लॉट से ज्यादा पल वाला रहा है, लेकिन उनके सबसे बेहतरीन कामों में भी पल कहानी से जुड़े रहते हैं, अलग नहीं तैरते हैं। मकबूल को याद कीजिए, वहां अंडरवर्ल्ड सिर्फ लोकेशन नहीं था, एक नैतिक दलदल था जिसमें हर किरदार धीरे धीरे फंसता जाता है, धंसता जाता है। सत्ता, लालच, प्रेम और अपराध सब एक ही ट्रेजेडी के हिस्से लगते हैं। फिर हैदर आई, जहां बदला एक पर्सनल इमोशन नहीं, राजनीतिक और अस्तित्वगत संकट बन गया था। उन फिल्मों में शेक्सपियरन आत्मा थी, ट्रेजेडी मैंडेटरी लगती थी, जैसे किरदार अपने ही फैसलों से अपनी कब्र खोद रहे हों। यही वजह है कि विशाल को सिर्फ डायरेक्टर नहीं, सिनेमाई कवि कहा जाता है। उन्होंने अंधेरे को खूबसूरत बनाया, लेकिन ओ रोमियो में अंधेरा तो है, खूबसूरती भी है, बस सॉलिड इमोशनल ग्राउंड कम है। यहाँ फ्रेम्स पोयम की तरह तो हैं, पर कहानी जो है वो गद्य नहीं बन पाती। आज के सिनेमाई माहौल को भी समझना बड़ा जरूरी है। पिछले कुछ सालों में वॉयलेंस का एस्थेटिक्स बदल गया है। खून अब सिर्फ घटना नहीं, विजुअल स्टाइल बन चुका है। एंटी हीरो अब रिस्की नहीं, बिकाऊ है। एनिमल जैसी फिल्मों की कमर्शियल सफलता ने इंडस्ट्री को ये भरोसा दिया कि नैतिक रूप से जटिल, हिंसक, डार्क किरदारों से दर्शक दूर नहीं भागते बल्कि टिकट खरीदते हैं। ऐसे समय में ओ रोमियो का बार बार खून से भीगा हुआ विजुअल मोटिव कई बार ट्रेंड रिस्पॉन्स जैसा लगता है, ऑर्गेनिक स्टोरी टेलिंग जैसा नहीं। जब भी हीरो की एंट्री खून के साथ ब्रांडेड हो तो शुरुआत में वो ऑपरेटिक लग सकता है, जैसे कोई डार्क ओपेरा चल रहा हो। पर जब वही इमेजरी दोहराती रहे और किरदार की मेंटल जर्नी को आगे ना बढ़ाए तो वो स्टाइल स्टेटमेंट बन जाती है, नैरेटिव डिवाइस नहीं। विशाल की ताकत हमेशा से ये रही है कि उनके यहाँ हिंसा जो है वो रिजल्ट होते थे, डिस्प्ले नहीं। यहाँ कई बार वो डिस्प्ले ज्यादा लगते हैं। अब थोड़ा गैंगस्टर सिनेमा समझिए। गैंगस्टर सिनेमा अपने आप में एक डिफिकल्ट जॉनरा है।
सिर्फ बंदूकें, गालियां और स्लो मोशन वॉक से गैंगस्टर्स आगा नहीं तैरता। असली गैंगस्टर ड्रामा सत्ता की संरचना समझता है, कौन किससे डरता है, क्यों डरता है और उस डर की कीमत है क्या। उसमें अंडरवर्ल्ड की अपनी राजनीति होती है, अपनी नैतिकता होती है, अपना कोड भी होता है। और रोमियो में हमें बताया जाता है कि फला किरदार शहर को कंट्रोल करता है, सिस्टम उसकी जेब में है, पुलिस उससे डरती है, लेकिन स्क्रीन पर वो डर सॉलिड फॉर्म में महसूस ही नहीं होता। गैंगस्टर सिनेमा का नियम है, डर दिखाओ बताओ मत। जब विलेन की ताकत डायलॉग से ज्यादा चलती है, सीन से कम, तो असर आधा रह जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग लेयर विशाल की अपनी बैकग्राउंड की भी है। बहुत लोग भूल जाते हैं कि वो मूलतः म्यूजिशियन रहे हैं। उनका म्यूजिक, उनकी धुनें, उनकी लिरिकल संवेदनशीलता, यही उनकी फिल्मों की आत्मा रही है। उनके यहाँ गाने अक्सर किरदार के अंदर की आवाज होते हैं। ओ रोमियो में भी म्यूजिक स्वीट है, शायरी खूबसूरत है, पर सवाल यह है कि क्या हर गाना कहानी को आगे बढ़ाता है। कई जगह गाने कहानी को रोकते हैं, जैसे फिल्म खुद अपने ही म्यूजिक में मोहित हो रही हो। सिनेमा में ठहराव भी जरूरी है, पर हर ठहराव मीनिंगफुल भी तो होना चाहिए। यहाँ कुछ ठहराव डेकोरेटिव लगते हैं। शेक्सपियर से उनका रिश्ता तो उनकी पहचान का हिस्सा रहा ही है। विलियम शेक्सपियर को भारतीय सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में ढालना आसान काम नहीं है, पर उन्होंने ये कर दिखाया। उनकी फिल्मों में ट्रेजेडी किस्मत नहीं, चुनाव का परिणाम लगती है। ओ रोमियो नाम सुनते ही ओ रोमियो जूलियट की ट्रैजिक लव स्टोरी का संकेत मिलता है। वो प्यार जो नियति से हार जाता है। लेकिन यहाँ प्रेम कहानी उतनी कंपलसरी नहीं लगती। जब एक किरदार अचानक गहरे प्रेम में डूब जाता है और दर्शक पूछे कब और कैसे, तो समझिए इमोशनल पुल कमजोर बना है। प्यार कहानी की मांग से आता दिखे, किरदार की जर्नी से नहीं, तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो शाहिद कपूर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थे। उनका उस तरह अवतार अनप्रिडिक्टेबल, करिश्माई और खतरनाक है। वो स्क्रीन पर आते हैं तो फिल्म अलाइव लगती है। उनके पिछले डार्क किरदारों को याद करिए, जैसे कमीने और कबीर सिंह की हल्की फुल्की झलक महसूस होती है यहाँ पर वो खुद को दोहराते नहीं, नया टेक्सचर देते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब किरदार को इमोशनल सॉफ्टनेस चाहिए, स्क्रिप्ट उस ट्रांजिशन को गहराई से नहीं दिखा पाती। एक आदमी जो इमोशनली डिटैच दिखाया गया अचानक जान देने वाला प्रेमी बन जाता है। तो बीच की साइकोलॉजिकल जर्नी दिखनी भी तो चाहिए, तो फिल्म में नहीं दिखती है वो। तितली डिमरी में स्क्रीन प्रेजेंस है, आंखों में इंटेंसिटी है, पर उनका किरदार अधूरा लिखा गया है जैसे लगता है। उनका दर्द बताया ज्यादा जाता है, जिया कम जाता है। अविनाश तिवारी जैसे सक्षम अभिनेता को भी ऐसे विलन मिलते हैं जो कागज पर डरावने हैं पर सीन में सीमित हैं। जब विलन पूरी तरह डरावना ना लगेगा तो हीरो की लड़ाई भी आधी रह जाती है। और फिर आती है वो बात जो सबसे ज्यादा खटकती है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट का अधूरा इस्तेमाल। जैसे विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल जैसे कलाकार किसी भी फिल्म की रीढ़ की हड्डी बन सकते हैं। यहाँ कई किरदार आते हैं, दिलचस्पी जगाते हैं और फिर कहानी उन्हें भूल जाती है। जैसे कोई मोटी किताब हो जिसमें कई सारे अच्छे चैप्टर शुरू हो रहे हैं पर पूरे लिखे ही नहीं गए हैं। सीधी सी बात है, कई बार सब कुछ समेट लेने के चक्कर में कोर स्टोरी खो जाती है। और रोमियो की कोर स्टोरी यही प्रॉब्लम दिखा रही है कि वो बहुत कुछ बनना चाहती है और इसी चाह में अपनी पहचान खो देती है। जब फिल्म मेकर अपने बनाए मूड से इतने प्रेम करने लगे कि कहानी पीछे रह जाए, तो ऐसा होता है। ओ रोमियो खराब फिल्म नहीं है, वो उलझी हुई फिल्म है, धागों की तरह। उसमें चमक के पल है, खूबसूरत उदासी है, डार्क रोमांस है, पर वो धार नहीं है जो दिल में रह जाए। क्या ये उनकी सबसे कमजोर फिल्म है? उनके मानकों से तुलना करें तो हाँ, ये उनके बेस्ट वर्क्स के सामने हल्की पड़ती है। ये एक वन टाइम वॉच हो सकती है, खासकर उनके फैंस के लिए। आखिर में बात बस इतनी सी कि जब कोई नया डायरेक्टर चूकता है तो एक फिल्म कमजोर होती है। जब विशाल भारद्वाज चूकते हैं तो दर्शक को लगता है कि किसी ने आधी लिखी गजल सुनाकर माइक बंद कर दिया हो, और यही एहसास इस फिल्म के बाद देर तक साथ रहता है। सुंदर धुआं था पर आग कम थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये विशाल भारद्वाज की सबसे कमजोर कड़ी क्यों कहला रही है। आप कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय भी बता सकते हैं, और अगर मेरी राय पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर और भी ऐसी वीडियोस आती रहें।